नमस्कार साथियों, अध्ययनशाला एजुकेशन हब के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में और यूपीएससी, एनटीए, नेट, पीजीटी, पीसीएस की एग्जामिनेशन में बहुत सारा मैटर यहाँ से कवर होता है। तो आज हम लेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट IMF, IBRD, IDA, IFC, मिग्गा और हमारा ICSID, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट आते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। कभी भी कोई विश्व बैंक नहीं होती, बल्कि IBRD, जिसको विश्व बैंक माना जाता है, ये बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ये किसके सदस्य होते हैं? IBRD के। और IBRD के सदस्य होने का मतलब विश्व बैंक का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये सब संस्थाएं आती हैं। इन संस्थाओं के बारे में जानने से पहले एक बार इनका फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, वापस रिपीट होगा, मैं इसको लिखूंगा भी और ध्यान से सुनिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में भी बोलूंगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन यानी संघ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मल्टीलिटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका बाकी सभी चर्चाएं होगी। तो इन संस्थाओं के बारे में जानने से पहले आप लोगों को कुछ फैक्ट जानना होगा। और वो फैक्ट क्या है? फैक्ट से ही हम कंसेप्ट बना सकते हैं और याद करने में आसानी होगी। क्या कि आपने वॉर का नाम सुना होगा, युद्ध। युद्ध एक ऐसी भयानक स्थिति है जो ना केवल मानवता, हम बोलते हैं जान माल की हानि हुई तो मानवता तो नष्ट होती है, साथ में उस देश की इकोनॉमी। अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होती है? अर्थव्यवस्था। कौन होती है? अर्थव्यवस्था। नंबर 2, युद्ध में लोग मारे जाते हैं तो मानवता पे भी क्या है? खतरा है। और क्या हो सकता है युद्ध में? युद्ध में जब अर्थव्यवस्था खराब होती है, युद्ध में सब कुछ चला जाता है, तो पीछे क्या रह जाती है? फिर गरीबी, भूखमरी। और क्या हो सकता है युद्ध से? युद्ध से दो देशों के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी क्या हो सकता है? खराब हो जाता है। तो उसकी वजह से हम आयात निर्यात नहीं कर पाते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाती है। मानवता पर, यानी कि मानव की आने वाली प्रजातियां, आने वाले वंशज इस युद्ध का परिणाम भुगतते हैं। जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो आज भी वहाँ पे विकृत विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। तो युद्ध के परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो ये युद्ध, आज तक जितने भी इकोनॉमिक्स में परिवर्तन आए, चेंजेस आए हैं, वो युद्ध के बाद आए। तो एक कंसेप्ट बन गया, आपके फैक्ट से क्या बन गया? कंसेप्ट। देखो, सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में और चला कब तक? 1919 के मध्य, इन 5 सालों में। तो आप देखना, जब भी भारतीय बैंकिंग सिस्टम आप पढ़ते हो तो भारत में 1914 से पहले जितनी बैंकों का निर्माण हुआ था 1770 से लेकर 1914 के मध्य में, उनमें से अधिकांश 80% बैंकें क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी खराब हो गई। फिर नई बैंकों का निर्माण स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, नई बैंकें बनना प्रारंभ हुई। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय जो दूसरा विश्व युद्ध था
वो 1939 से लेकर 1945 के मध्य चला। तो ना केवल भारत तो औपनिवेशिक गुलाम था ब्रिटेन का, लेकिन जितने भी अन्य कंट्रीज थे जो स्वतंत्र थे, चाहे उसमें ब्रिटेन ले लो आप, अमेरिका ले लो, जापान, जर्मनी, रूस, सब के सब क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे। उनकी क्या क्या डिस्ट्रॉयड हुआ, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, उनमें गरीबी बढ़ गई और कितने ना कितने आदमी मारे गए। तो युद्ध के परिणाम बड़े भयंकर होते। तो अब देखो, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो स्थिति क्या हुई, अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई, मनुष्य मारे गए, मानव मारे गए, व्यक्तियों की हानि हुई, गरीबी बढ़ गई। तो इन सबको रोकने के लिए सभी देशों ने कहा कि युद्ध ही किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो आज हम क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। तो उन्होंने, किसने, उस समय की महान शक्ति कौन थी, यूके, और यूएसए भी क्या था, परमाणु हथियार बना चुका था। तो ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ये दो तो मेन थे। साथ में 42 देशों को और मिलाया तो टोटल कितने हो गए, 44 कंट्रीज। और 1944 में, अब आपका एक सवाल आएगा दिमाग में कि सर युद्ध 1945 में खत्म हो रहा है और 1944 में मीटिंग कैसे हो सकती है। तो युद्ध लगभग समाप्त हो गया था 1944 में। कुछ देश जैसे जापान और अमेरिका के मध्य संघर्ष चल रहा था, उसको छोड़कर युद्ध 1944 में लगभग समाप्त हो गया था और दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया था लगभग सभी ने। तो 1944 में इन 44 देशों ने न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक मीटिंग की। कहाँ पर की, वाशिंगटन डीसी में, न्यू हैम्पशायर होटल का नाम है और ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है। वहाँ पे एक मीटिंग हुई इन 44 देशों के मध्य। और उस मीटिंग का परिणाम देखो क्या हुआ। उस मीटिंग का परिणाम ये हुआ कि वहाँ से 3 संस्थाओं की रिकमेंडेशन आई निर्माण होने की, IMF, IBRD और तीसरी थी ITO। नाम सुनिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इनकी फुल फॉर्म जब एक एक टॉपिक खोलूंगा तब लिखवाऊंगा। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 44 देशों में भारत भी एक संस्थापक सदस्य है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और ITO, इनकी जब बनने पर चर्चा हुई, तब अमेरिका के बिट्टो पावर की यूज की वजह से, क्योंकि यूएनओ जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हो, यूनाइटेड नेशन, तो यूएनओ में अमेरिका का वर्चस्व है और ये दोनों भी यूएनओ की इकाई मानी जाती है। तो बाकी देशों ने कहा कि अगर हम ट्रेड में भी अमेरिका अपना वर्चस्व जमाएगा तो फिर ये स्वतंत्र संस्था नहीं रही, तो अमेरिका कल को हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकता है, अपने वर्चस्व का गलत दुरुपयोग कर सकता है। इस वजह से ITO बनाने से मना कर दिया। लेकिन इस ब्रेटन वुड्स के समझौते में ये 2 संस्थाएं निकल कर आ गई, IMF और IBRD। तो यहीं से एक प्रश्न बन गया कि IMF और IBRD को हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। ट्विंस का मतलब जुड़वा। अब मैं लिख देता हूँ, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसको बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD। दूसरा कि इनकी जो स्थापना, उनके उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव देखो, रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था खत्म होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्थितियां क्या हो जाती है, खराब। किसकी, इकोनॉमी की।
और इकोनॉमी का खराब होने का मतलब एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज रेट होती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। दूसरी चीज़ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है। जैसे एक देश दूसरे देश से व्यापार करे तो उसकी मुद्रा चाहिए, तो लिक्विड तरलता है, उस तरलता की कमी होती है। तीसरी चीज़ पॉवर्टी, गरीबी जब बढ़ जाती है किसी देश में तो गरीबी को रोकने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ उपाय करने थे। और हम ट्रेड की बात कर रहे थे, तो ट्रेड में क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि मैं ये नहीं खरीदूंगा, तुम्हारा माल ये मैं नहीं लूंगा, मैं इस रेट पे लूंगा। तो ये सब चीज़ें ट्रेड में भी हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ये तो बना नहीं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अब हम चर्चा करेंगे एक सबसे बड़ी दिक्कत लोन की। जो अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र थे उनके पास लोन की सुविधा नहीं है, उनको ऋण नहीं मिल रहा, तो ऋण नहीं मिल रहा तो ये भी हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख के यहीं पे लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव, IMF का ऑब्जेक्टिव था एक तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना, दूसरा स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, विनिमय दर में स्थिरता लाना। नंबर तीसरा लिक्विडिटी, जिसको आप लोग बोलते हैं ना तरलता, लिक्विडिटी में। अब देखो एक चीज सुनना आप लोग, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लिक्विड क्या है, तरल क्या है? तरल का मतलब, लिक्विड का मतलब है कि जिसको हर कोई स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जैसे मेरे पास केस है तो केस को हर कोई एक्सेप्ट कर लेता, तो हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा तरलता किसमें है, तो उत्तर आता है केस में। तो लिक्विडिटी का मतलब तरलता नहीं थी, ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी जिसको हर कोई देश क्या कर ले, स्वीकार कर ले, तो तरलता हमारे पास नहीं थी। तो इसका IMF का ये रहा। IBRD जो था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण, और यहाँ पे अल्पकालीन ऋण, हिंदी में भी लिख दूंगा मैं, आगे और लिखूंगा। दूसरा काम गरीबी मुक्त विश्व बनाना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एंटी नेट में, सर UPSC में भी एक बार पूछा हुआ है। गरीबी मुक्त विश्व बनाने के लिए IBRD का निर्माण हुआ। तो आज हम इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में, इनकी स्थापना कैसे हुई, इनके बारे में यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको देखते रहिएगा वीडियो को बार बार, आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। मिटा दूं? अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। हिंदी में इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, औपचारिक घोषणा कब हुई बनने की? एस्टेब्लिशमेंट की फॉर्मल 27 दिसंबर 1945, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसके वर्तमान में सदस्य संख्या कितने हैं? इसके मेंबर कितने हैं? तो हम बात करेंगे कि इसके 189 मेंबर है एट प्रेजेंट। इसमें जो सबसे लास्ट टाइम में बना था 2016 में, वो बना था नारू, और 2012 में दक्षिणी सूडान बना था। तो 189वां ये है और 188वां दक्षिणी सूडान है। नंबर 3
क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ जी। और वो भी कौन सा? फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर है, यानी कि संस्थापक सदस्य है। तो मैं अब लिख दूं भारत इसका संस्थापक सदस्य है। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो टॉपिक है, उसमें उसकी औपचारिक घोषणा, और एक चीज यहीं से याद रखना, IBRD की भी औपचारिक घोषणा 27 दिसंबर 1945 को हुई। दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर ये समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन निकल कर आते हैं, IMF और IBRD। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 189 है। तो IBRD की भी कितनी है? 189। एक चीज ये याद रखने वाली है कि इन दोनों की सेम क्यों रहती है। तो इसी के लिए अगला हमारा 4 नंबर का जो पॉइंट है वो मैं ऊपर लिखता हूं, इसकी आवश्यक शर्तें, सदस्यता की आवश्यक शर्तें। की आवश्यक शर्तें। नंबर 1, सबसे पहली शर्त क्या है? विश्व बैंक का सदस्य हो। विश्व बैंक का सदस्य यानी कि IBRD जो ग्रुप है उसका क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। और नंबर दो क्या है कि मुद्रा कोष में अनिवार्य अंशदान देता हो। ये दोनों लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व बैंक का सदस्य हो और मुद्रा कोष में कोई जितना अनिवार्य अंशदान होता हो वो देता हो। अब तो ये मुद्रा कोष में अनिवार्य अंशदान है, वो कैसे देना पड़ेगा आपको, किस प्रकार से दिया जाता है, तो देखो अलग से बता देता हूं मैं आपको। इसके लिए एक 24 सदस्यीय इसमें एक 24 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हिंदी में कार्यकारी बोर्ड लिख देता हूं मैं। चौबीस सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का गठन होता है और ये बोर्ड क्या करता है, किसके आधार पर आपका कोटा निश्चित हुआ यानी किया जाता है। देखो ये बोर्ड आपको कहता है कि किसी देश से हमें क्या लेना है, IMF का कोटा लेना है, तो इसके आधार पर लिया जाएगा। क्या क्या चीजें देखी जाती है, आपके राष्ट्र का आकार कैसा वो देखा जाता है। सबसे पहला देखा जाता है आपका विश्व व्यापार में भागीदारी कितनी है। विश्व व्यापार में आपके देश की भागीदारी कितनी है। सेकंड पॉइंट है आपका कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का लेवल क्या है आपके देश में। नंबर 4 कि आपके देश में आर्थिक विकास की दर क्या है। आर्थिक विकास की दर क्या है। तो आपका ये हो गया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपके देश का आकार, यानी कि कोई भी देश हो वो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके विश्व व्यापार में आपकी भागीदारी कितनी है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, आर्थिक विकास की दर क्या है, जिसको आप GDP के रेट के आपके
देश में, तो ये सब देखा जाता है। उसके बाद में क्या होता है, आपका एक क्या कोटा निश्चित किया जाता है, और उस कोटे जो अंशदान जिसको आप लोग अंशदान देने वाले हो, उस अंशदान कैसे दिया जाता है, 25%। 25% आप किस में दे सकते थे, डॉलर में। ये बात कर रहा हूँ 1969 से पहले की, 1972 से पहले की। अब किस में दे सकते हो 25%, एसडीआर में जो भी मुद्राएं हैं, एसडीआर बकेट में जो मुद्राएं हैं उनमें से किसी भी एक मुद्रा में, और बाकी का जो 75% है, परसेंटेज है, वो अपने देश की मुद्रा, जैसे हिंदुस्तान दे रहा है तो रुपीस में दे सकता है। ये पॉइंट पे आप लोगों के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अब आपके दिमाग में आया कि सर ये एसडीआर क्या है, एसडीआर, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, स्पेशल ड्रॉविंग्स राइट्स। लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसकी चर्चा होगी, और 5 मिनट में भी टॉपिक में आपको लगभग कवर करवा दूंगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक बार और रिवीजन और करेंगे इसका। अब बात करते हैं एसडीआर की।